नेपाल का अगला कदम आखिर क्या होगा? सुशीला कार्की पर है सबकी निगाहें। बदलाव की चाह, राह है मुश्किल। हिंसा थमी लेकिन न्याय है बाकी। अब नेपाल इन दिनों एक अहम मोड़ पर खड़ा है। राजनीतिक हलचल, सड़कों पर जेनजी का गुस्सा और बीच में नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की जिम्मेदारियां। सवाल यह है कि क्या ये बदलाव नेपाल को नई दिशा देगा? तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से नेपाल के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वहां सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो 6 महीने से ज्यादा इस पद पर नहीं बैठेंगी और इसी दौरान वो चुनाव भी करा देंगी। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। 2008 में नेपाल से राजाशाही खत्म हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बेरोजगारी बढ़ी और जनता में गुस्सा जमा होता गया। आखिरकार जेनजीज सड़कों पर उतर आए। इसी बीच सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया और बस चिंगारी भड़क उठी। 7 सितंबर को हिंसा में 19 प्रदर्शनकारी मारे गए। अगले दिन 3 और लोग जान गंवा बैठे। और दिलचस्प बात यह है कि खुद कई ग्रुप्स जो जेनजी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंसा में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये कुछ शरारती तत्व कर रहे हैं आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे और इसलिए अच्छा हुआ कि नई प्रधानमंत्री आते ही कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब चुनौती छोटी नहीं है। नेपाल में लोकतंत्र को 16 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहां स्थिरता नहीं आ पाई है। सत्ता में कौन बैठेगा, यही खेल चलता रहा है। आम लोगों को संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का फायदा नहीं मिला है। इसके ऊपर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुशल श्रमिकों का बड़े पैमाने पर विदेशी पलायन, ये सब देश की रफ्तार को थामे हुए हैं। अब नेपाल में आगे क्या होगा, किस तरह का राजनीतिक ढांचा वजूद में आएगा, इसे लेकर वहां अटकलें लग रही हैं। नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की छवि साफ है। जिनके लिए जेनजीज ने डिस्कार्ड पर वोटिंग की थी, उनके सामने चुनौती है कि जिस तरह का ढांचागत बदलाव युवा चाहते हैं, वैसा बदलाव कैसे सुनिश्चित करें। हालांकि नेपाल में हिंसा पहले ही थम चुकी है, लेकिन जिन लोगों का इसमें हाथ था, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो, कैसे लोगों को न्याय मिले, ये काफी चुनौतीपूर्ण है। प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा देना एक अच्छा कदम माना जा सकता है। देखना होगा कि क्या इसके बाद वहां तोड़फोड़ करने वालों और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जलाने वालों के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है। नेपाल का जो संवैधानिक ढांचा है, उसको पटरी से उतारने से बचाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। अब भारत के लिए भी नेपाल का घटनाक्रम चुनौतीपूर्ण है। दोनों देशों के बीच करीबी रिश्ते हैं, इसलिए भारत पड़ोसी देश में जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद रखता है। वो ये भी चाहते हैं कि जल्द ही वहां पुनर्निर्माण का काम शुरू हो। भारत को पड़ोसी देश की मदद के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये नेपालियों पर निर्भर करता है कि वो अपने देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं।